अध्याय 8 मोटी औरत का भागना। कुछ ही समय में गुप्त कलाओं से रक्षा ज्यादातर विद्यार्थियों का प्रिय विषय बन गया। सिर्फ ड्रेको मैल्फॉय और उसके साथी ही प्रोफेसर ल्यूपिन के बारे में बुरा बोलते थे। जब भी प्रोफेसर ल्यूपिन पास से गुजरते थे तो मैल्फॉय जोर से फुसफुसाते हुए कहता था, उनके कपड़ों की हालत तो देखो, वे तो हमारे घरेलू जिन जैसे कपड़े पहनते हैं। लेकिन किसी भी और विद्यार्थी को इस बात की परवाह नहीं थी कि प्रोफेसर ल्यूपिन के पुराने दुशालों में पैबंद लगे थे। उनकी अगली क्लासें भी पहली क्लास जितनी ही दिलचस्प रहीं। बहुरूपी के बाद उन्होंने लाल टोपी नाम के प्राणियों का अध्ययन किया, जो छोटे लेकिन पिशाचों जितने दुष्ट थे। वे खून खराबे वाली जगह पर मंडराते थे, जैसे किलों की कालकोठरियों या युद्ध के मैदानों में। युद्ध के बाद वे पास की गुफाओं में खोए हुए लोगों को मारने का इंतजार करते थे। लाल टोपी के बाद वे काब्बास पर आ गए, जो पपड़ीदार बंदरों जैसे दिखते थे और पानी में रहते थे। जब कोई उनके तालाब में आता था तो वे अपने जालीदार हाथों से उनका गला दबाने की फिराक में रहते थे। हैरी सोच रहा था कि काश बाकी क्लासें भी इतनी ही मजेदार होती। सबसे बुरी क्लास जादुई काढ़े की थी। स्नेप इन दिनों बहुत गुस्से में दिख रहे थे और सब इसका कारण जानते थे। स्कूल में एक खबर आग की तरह फैल गई थी कि बहरूपिया ने स्नेप का रूप धारण कर लिया था और नेविल ने उसे अपनी दादी के कपड़े पहना दिए थे। स्नेप को यह खबर मजेदार नहीं लगी। उनकी आंखें प्रोफेसर ल्यूपिन के नाम के जिक्र पर ही लाल हो जाया करती थीं और वे नेविल को पहले से ज्यादा सताने लगे। इसके अलावा हैरी ज्योतिष शास्त्र की क्लास से भी घबराता था। जब उसे प्रोफेसर ट्रिलोनी के दमघोटू मीनार कक्ष में जाना पड़ता था और अजीब से आकारों तथा प्रतीकों का मतलब खोजना पड़ता था, वह इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश करता था कि प्रोफेसर ट्रिलोनी की बड़ी बड़ी आंखें जब भी उसे देखती थीं आंसुओं में भर आती थीं। वह प्रोफेसर ट्रिलोनी को पसंद नहीं करता था। हालांकि क्लास के कुछ विद्यार्थी उनका बहुत सम्मान और गुणगान करते थे। पार्वती पाटिल और लेवेंडर ब्राउन लंच के समय प्रोफेसर ट्रिलोनी के मीनार कक्ष में जाने लगी थीं। वहां से लौटने पर उनके चेहरे पर हमेशा ज्ञानियों जैसा भाव होता था, जैसे वे ऐसी बातें जानती हैं जो बाकी लोग नहीं जानते। हैरी से वे इतनी धीमी आवाज में बोलती थी जैसे वह मृत्यु शैया पर लेटा हो। सच तो यह था कि किसी को भी जादुई प्राणियों की देखभाल की क्लास में मजा नहीं आ रहा था। पहली घटनापूर्ण क्लास के बाद यह बहुत उबाऊ हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हैग्रिड का आत्मविश्वास डगमगा गया था। वे अब फ्लॉबर वर्म्स की देखभाल करना सीख रहे थे, जो बहुत उबाऊ प्राणी थे। उनकी देखभाल कोई करेगा ही क्यों? रॉन ने फ्लबर वर्म्स के चिपचिपे गलों में छिला हुआ सलाद ठूसते हुए कहा। बहरहाल अक्टूबर का महीना शुरू होते ही हैरी को ऐसा काम मिल गया जो इतना आनंददायक था कि उसे अपनी दुख भरी क्लासों से राहत मिली। क्विडिच का मौसम करीब आ रहा था और गरुड़द्वार की टीम के कप्तान ओलिवर वुड ने एक गुरुवार की शाम को नए सीजन की रणनीति बनाने के लिए एक मीटिंग बुलाई। क्विडिच टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। 3 धावक जो फुटबॉल जितनी बड़ी लाल गेंद तूफान को गोल में डालने का काम करते हैं। पिच के दोनों सिरों पर 50 फुट ऊंचे खंबे होते हैं, जिनके कोनों पर रिंग लगे होते हैं। गोल करने के लिए तूफान को इन्हीं रिंग्स में डालना पड़ता है। हर टीम में 2 मारक होते हैं। वे अपने भारी बल्लों से पहलवानों 2 भारी काली गेंदें जो खिलाड़ियों पर हमला करने की कोशिश में घूमती रहती हैं को मारते हैं। इसके अलावा एक रक्षक होता है जो गोल की रक्षा करता है और एक खोजी भी होता है जिसका काम इन सबसे मुश्किल है। उसे सुनहरी गेंद पकड़नी होती है। सुनहरी गेंद एक छोटी पंख लगी अखरोट के आकार की गेंद होती है। इसके पकड़ में आने के बाद ही खेल खत्म होता है और इसे पकड़ने वाले खोजी की टीम को 150 पॉइंट मिलते हैं। ओलिवर वुड 17 साल का हट्टा कट्टा किशोर था। वो हॉगवर्ट्स में अपने 7वें और अंतिम वर्ष में पढ़ रहा था। जब उसने अपने 6 साथी खिलाड़ियों को अंधेरे में घिरती क्विडिच पिच के कोने पर बने ठंडे चेंजिंग रूम में संबोधित किया तो उसकी आवाज में एक तरह की हताशा साफ झलक रही थी। उसने उनके सामने इधर से उधर घूमते हुए कहा, यह क्विडिच कप जीतना हमारे लिए आखिरी मौका है। मेरा आखिरी मौका है। मैं इस साल के बाद यहाँ नहीं रहूंगा। मुझे इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। गरुड़द्वार ने यह कप 7 साल से नहीं जीता है। हमारी किस्मत खराब थी। एक बार दुर्घटना के कारण नहीं जीत पाए, फिर पिछले साल टूर्नामेंट रद्द हो गया। वुड ने थूक निकला, मानो उस याद के कारण उसका गला भर आया हो। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि हमारे पास स्कूल की सबसे अच्छी टीम है। उसने अपने एक हाथ से दूसरे हाथ पर मुक्का मारते हुए कहा। उसकी आंखों में दीवानगी की चमक लौट आई थी। हमारे पास 3 बेहतरीन धावक हैं। वुड ने एलिसिया स्पिनेट, एंजेलिना जॉनसन और केटी बेल की तरफ इशारा किया। 2 अपराजय मारक। रहने दो ओलिवर, तुम हमें शर्मिंदा कर रहे हो, फ्रेड और जॉर्ज वीजली ने शर्म का नाटक करते हुए एक साथ कहा। और हमारे पास एक ऐसा खोजी है जिसने हमें हमेशा जिताया है, वुड ने हैरी को गर्व से देखते हुए कहा और बाद में धीरे से जोड़ दिया, और मैं।
ऑलिवर, हमें लगता है तुम भी बहुत अच्छे हो, जॉर्ज बोला। जबरदस्त रक्षक, फ्रेड बोला। मुद्दे की बात यह है, वुड ने आगे कहा और फिर से टहलने लगा, कि पिछले 2 साल से क्विडिच कप पर हमारा नाम होना चाहिए था। जब से हैरी टीम में आया है, मैं सोचता था कि कप हमारी झोली में, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ और इस साल आखिरी मौका है जब हम इस कप पर अपना नाम देख सकते हैं। वुड इतनी निराशा से बोल रहा था कि फ्रेड और जॉर्ज तक उसे सहानुभूति से देखने लगे। ऑलिवर, यह साल हमारा साल है, फ्रेड ने कहा। एंजेलिना बोली, हम कब जीत लेंगे ऑलिवर? निश्चित रूप से, हैरी ने कहा। दृढ़ संकल्प के साथ टीम हफ्ते में 3 दिन शाम को प्रशिक्षण लेने लगी। मौसम ठंडा था, पानी गिर रहा था, रातें ज्यादा अंधेरी होती जा रही थीं, लेकिन कीचड़, हवा या बरसात के कारण चांदी के बड़े क्विडिच कप को जीतने का हैरी का अद्भुत सपना धुंधला नहीं हुआ। एक शाम को प्रशिक्षण के बाद जब हैरी गुरुद्वार के हॉल में लौटा तो उसका पूरा शरीर ठंडा और अकड़ा हुआ था, लेकिन वह इस बात पर खुश था कि प्रैक्टिस अच्छी हुई थी। उसने आकर देखा कि हॉल में रोमांच का माहौल था। उसने रॉन और हरमाइनी से पूछा, क्या हुआ? वे दोनों आग के पास 2 कुर्सियों पर बैठकर खगोल शास्त्र के सितारों के चार्ट पूरा कर रहे थे। हॉग्समीड की पहली यात्रा, रॉन ने पुराने नोटिस बोर्ड पर लगे नोटिस की तरफ इशारा करते हुए कहा। अक्टूबर के अंत में, हैलोवीन के दिन। बहुत बढ़िया, फ्रेड बोला, जो हैरी के पीछे पीछे तस्वीर के छेद में से निकलकर अंदर आ गया था। मुझे जोको की दुकान में जाना भी था। मेरे बदबूदार छर्रे खत्म हो रहे हैं। हैरी रॉन की बगल वाली कुर्सी में धम से धंस गया। उसका सारा उत्साह अब ठंडा हो चुका था। हरमाइनी उसकी हालत को समझ गई। हैरी, मुझे यकीन है कि तुम अगली बार हमारे साथ चल सकोगे, वह बोली। ब्लैक को जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा, वह दिखाई तो दे ही चुका है। ब्लैक इतना मूर्ख नहीं है जो हॉग्समीड में कुछ करेगा, रॉन ने कहा। मैगोनिकल से पूछ कर देखो कि क्या तुम इस बार चल सकते हो हैरी। अगली बार यह मौका जाने कब मिले। रॉन, हरमाइनी बोली, हैरी को स्कूल में ही रहना चाहिए। 3rd ईयर के विद्यार्थियों में वो अकेला ही क्यों रुके, रॉन ने कहा। हैरी, मैगोनिकल से पूछ कर तो देखो। हाँ, मैं पूछूंगा, हैरी ने फैसला करते हुए कहा। हरमाइनी ने बहस करने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसी पल क्रुक्शंस कूदकर उसकी गोद में चढ़ गई। उसके मुंह में एक बड़ी मुर्दा मकड़ी लटक रही थी। रॉन ने त्योरियां चढ़ाते पूछा, क्या वह इस मकड़ी को हमारे सामने ही खाएगी? तुम बहुत समझदार हो क्रुक्शंस, क्या इसे तुमने खुद पकड़ा है? हरमाइनी ने कहा। क्रुक्शंस धीरे धीरे मकड़ी चबाती रही। उसकी पीली आंखें रॉन पर टिकी थी। उसे वहीं रखो, रॉन ने चिढ़कर अपने सितारों के चार्ट की तरफ मुड़ते हुए कहा। स्कैबस मेरे बैग में सो रहा है। हैरी ने जमाई ली। वो सचमुच बिस्तर पर जाना चाहता था, लेकिन उसे अपना सितारों का चार्ट पूरा करना था। उसने अपना बैग खींचकर उसमें से चमपत्र, स्याही व कलम बाहर निकाले और काम करने लगा। अगर तुम चाहो तो मेरे चार्ट की नकल कर सकते हो। रॉन ने अपने आखिरी सितारे पर नाम लिखते हुए चार्ट हैरी की तरफ बढ़ा दिया। हरमाइनी को यह अच्छा नहीं लगता था कि कोई किसी की नकल करे। बहरहाल उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने होंठ सिकोड़ लिए। क्रुक्शंस अब भी बिना पलक झपकाए रॉन को देख रही थी, लेकिन अपनी पूंछ हिला रही थी। फिर बिना किसी चेतावनी के वह कूदी। ओए! रॉन ने गरजते हुए अपना बैग पकड़ा, लेकिन क्रुक्शंस ने अपने चारों पंजे उसमें गहराई से गड़ा दिए और उसे बुरी तरह नोचने लगी। हट जाओ मूर्ख बिल्ली! रॉन ने क्रुक्शंस के बैग को दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन क्रुक्शंस ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। रॉन, उसे मत मारना, हरमाइनी चीखी। हॉल के सारे विद्यार्थी अब इधर ही देख रहे थे। रॉन ने बैग को चारों तरफ लहराया। क्रुक्शंस अब भी बैग से ही लटकी हुई थी। तभी स्कैबस बैग के ऊपरी हिस्से से उड़ता हुआ बाहर आया। क्रुक्शंस भी बैग छोड़कर टेबल पर कूदी और आतंकित स्कैबस का पीछा करने लगी। जब रॉन चीखा, बिल्ली को पकड़ो! जॉर्ज वीजली ने क्रुक्शंस को पकड़ने के लिए छलांग लगाई, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाया। स्कैबस 20 जोड़ी पैरों के बीच से निकलकर एक पुरानी अलमारी के नीचे घुस गया। क्रुक्शंस भी वहां पहुंचकर बैठ गई और अपना अगला पंजा डालकर उसे पकड़ने की जोरदार कोशिश करने लगी। रॉन और हरमाइनी जल्दी से वहां पहुंचे। हरमाइनी क्रुक्शंस को पकड़कर उसे दूर ले गई। रॉन पेट के बल लेटा था और उसने स्कैबस की पूंछ पकड़कर उसे बड़ी मुश्किल से खींचा। उसकी तरफ देखो, उसने स्कैबस को हरमाइनी के सामने झुलाते हुए ताव में कहा। उसकी हड्डियां निकल आई है, तुम अपनी बिल्ली उससे दूर रखो। क्रुक्शंस को ये बात गलत नहीं लगती है, हरमाइनी ने थरथराती आवाज में कहा। रॉन, सभी बिल्लियां चूहों का पीछा करती हैं, तुम्हारी बिल्ली भी अजीब है, रॉन बोला, जो बुरी तरह कांपते स्कैबस को वापस अपनी जेब में डालने की कोशिश कर रहा था। इसने मुझे यह कहते सुन लिया था कि स्कैबस मेरे बैग में है। ओह, क्या बकवास है, हरमाइनी ने अधीरता से कहा। क्रुक्शंस को उसकी गंध आ गई होगी रॉन, वह सुन कैसे सकती है? तुम्हारी बिल्ली किसी दिन स्कैबस की जान ही ले लेगी।
रॉन ने अपने आसपास के लोगों की हंसी को नजरअंदाज करते हुए कहा। स्कैबस यहाँ पर पहले से है और अब वह बीमार है। रॉन धड़धड़ाता हुआ लड़कों के कमरों की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ा और ओझल हो गया। अगले दिन भी हरमाइनी के प्रति रॉन का व्यवहार अच्छा नहीं था। जड़ी बूटियों के ज्ञान की क्लास में उसने हरमाइनी से बात नहीं की, हालांकि वह हैरी और हरमाइनी एक ही गमले पर काम कर रहे थे। स्कैबस कैसा है? हरमाइनी ने झिझकते हुए पूछा जब उन्होंने पौधे के मोटी गुलाबी फल अलग किए और उनके बीज लकड़ी के बर्तन में डाले। वह मेरे बिस्तर के नीचे छिपा है और कांप रहा है। रॉन ने इतने गुस्से से कहा कि निशाना चूकने की वजह से बीज बर्तन में गिरने के बजाय ग्रीन हाउस की फर्श पर बिखर गए। ध्यान से वीजली, ध्यान से, प्रोफेसर स्प्राउट चिल्लाई जब उनकी आंखों के सामने बीज अंकुरित होने लगे। अगली क्लास रूप परिवर्तन की थी। हैरी ने यह संकल्प कर लिया था कि वह क्लास के बाद प्रोफेसर मैगोनिकल से पूछेगा कि क्या वह बाकी विद्यार्थियों के साथ हॉग्समीड में जा सकता है। वह क्लास के बाहर लाइन में खड़ा हो गया और यह सोचने लगा कि वो अपनी बात किस तरह कहेगा। बहरहाल लाइन में आगे की तरफ एक ऐसी घटना हुई जिससे उसका ध्यान विचलित हो गया। लेवेंडर ब्राउन रो रही थी। पार्वती की बांह लेवेंडर की कमर में लिपटी थी और वह सीमस विनिगन तथा डीन थॉमस को कुछ बता रही थी। सभी बहुत गंभीर दिख रहे थे। क्या बात है लेवेंडर? हरमाइनी ने चिंता से पूछा जब वह, हैरी और हरमाइनी उनके पास पहुंचे। सुबह इसके घर से खत आया था, पार्वती ने फुसफुसाकर कहा। इसके खरगोश बिंकी को एक लोमड़ी ने मार डाला है। अरे, हरमाइनी बोली, यह सुनकर दुख हुआ लेवेंडर। लेवेंडर ने अफसोस के साथ कहा, मुझे पता होना चाहिए था, तुम तो जानती ही हो आज कौन सा दिन है। 16 अक्टूबर। जिस चीज से तुम डर रही हो वो 16 अक्टूबर को होगी, याद है ना? उन्होंने सही कहा था। पूरी क्लास अब लेवेंडर के चारों तरफ इकट्ठा हो गई थी। सीमस ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। हरमाइनी ने झिझकते हुए कहा, तुम्हें डर था कि कोई लोमड़ी पिंकी को मार डालेगी? नहीं, लोमड़ी से तो नहीं, लेवेंडर ने आंसू भरी आंखों से हरमाइनी को देखते हुए कहा, लेकिन स्पष्ट रूप से मुझे उसके मरने का डर था। अच्छा, हरमाइनी बोली। उसने थोड़ी देर बाद कहा, क्या बिंकी बूढ़ा था? नहीं, लेवेंडर सुबकी, वो तो अभी बच्चा ही था। पार्वती ने लेवेंडर के कंधों पर अपनी बांह का दबाव बढ़ा दिया। हरमाइनी ने पूछा, फिर तुम्हें उसके मरने का डर क्यों था? पार्वती ने उसे गुस्से से घूरा। इसे तर्क की दृष्टि से देखो, हरमाइनी ने बाकी लोगों की ओर मुड़ते हुए कहा। मेरा मतलब है बिंकी कोई आज नहीं मरा है, आज तो लेवेंडर को उसके मरने की खबर मिली है। यह सुनकर लेवेंडर जोर से रोने लगी। और उसे उसके मरने का डर नहीं था, क्योंकि उसे यह खबर सुनकर सचमुच सदमा लगा है। हरमाइनी की बातों पर ध्यान मत दो लेवेंडर, रॉन ने जोर से कहा। उसे दूसरों के पालतू जानवरों की खास परवाह नहीं रहती है। उसी पर प्रोफेसर मैगोनिकल ने क्लासरूम का दरवाजा खोला, जो शायद अच्छा रहा क्योंकि हरमाइनी और रॉन एक दूसरे की तरफ गुस्से से घूर रहे थे। क्लास में वे हैरी के दोनों तरफ बैठ गए, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। हैरी अब तक यह फैसला नहीं कर पाया था कि क्लास के बाद वो प्रोफेसर मैगोनिकल से क्या कहेगा, लेकिन उन्होंने ही हॉग्समीड का नाम ले लिया। जब विद्यार्थी क्लास से जाने लगे तो प्रोफेसर मैगोनिकल बोली, एक मिनट रुक जाओ, चूंकि तुम सब लोग मेरे हाउस में हो इसलिए तुम हॉग्समीड के अनुमति पत्र मुझे हैलोवीन से पहले दे देना। यह मत भूलना कि अनुमति पत्र नहीं होगा तो वहां जाने भी नहीं मिलेगा। नेविल ने अपना हाथ उठाया। प्रोफेसर, मुझे लगता है मेरा अनुमति पत्र खो गया है। लॉन्ग बॉटम, तुम्हारी दादी ने तुम्हारा अनुमति पत्र सीधे मेरे पास भिजवा दिया है, प्रोफेसर मैगोनिकल ने कहा। उन्हें लगा था कि यह ज्यादा सुरक्षित रहेगा। मुझे आप लोगों से बस इतना ही कहना था, अब आप लोग जा सकते हैं। उनसे अभी पूछो, रॉन ने हैरी से फुसफुसा कर कहा। ओह लेकिन, हरमाइनी ने बोलना शुरू किया। जाओ हैरी, रॉन ने सख्त लहजे में कहा। हैरी ने बाकी विद्यार्थियों के जाने का इंतजार किया, फिर वो घबराता हुआ प्रोफेसर मैगोनिकल की डेस्क के पास पहुंचा। हाँ पॉटर, हैरी ने गहरी सांस ली, फिर उसने कहा, प्रोफेसर, मेरे अंकल आंटी मेरे अनुमति पत्र पर साइन करना भूल गए। प्रोफेसर मैगोनिकल ने उसे अपने चौकोर चश्मे के पीछे से देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। तो क्या आप सोचती हैं कि यह ठीक रहेगा कि मेरा मतलब है कि क्या मैं हॉग्समीड जा सकता हूँ? प्रोफेसर मैगोनिकल नीचे झुककर अपनी डेस्क के कागज बटोरने लगी। ऐसा नहीं हो सकता पॉटर, वे बोली। तुमने सुन ही लिया होगा मैंने क्या कहा था, अनुमति पत्र नहीं तो गांव की यात्रा भी नहीं, यही नियम है। लेकिन प्रोफेसर, मेरे अंकल आंटी आप तो जानती ही हैं, वे मगलू हैं। दरअसल वे हॉग्समीड के अनुमति पत्रों और नियमों को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं, हैरी ने कहा, जब रॉन अपना सिर हिलाकर उसे प्रोत्साहित कर रहा था। अगर आप अनुमति दे दे तो मैं जा सकता हूँ। लेकिन मैं अनुमति कैसे दे सकती हूँ? प्रोफेसर मैगोनिकल ने खड़े होकर अपने कागजों को ड्रॉअर में जमाते हुए कहा।
अनुमति पत्र में स्पष्ट लिखा है कि माता पिता या अभिभावक को ही अनुमति देनी चाहिए। उन्होंने उसकी तरफ एक अजीब से भाव से देखा। क्या यह करुणा का भाव था? मुझे अफसोस है पॉटर, परंतु यही मेरा अंतिम फैसला है। अच्छा होगा कि अब तुम जल्दी से चल दो, वरना तुम्हें अगली क्लास के लिए देर हो जाएगी। अब कुछ नहीं किया जा सकता था। रॉन ने प्रोफेसर मैगोनिकल को बहुत बुरा भला कहा, जिससे हरमाइनी बुरी तरह चिढ़ गई। हरमाइनी ने सब कुछ अच्छे के लिए होता है वाला नजरिया रखा, जिससे रॉन और ज्यादा गुस्सा हो गया। हैरी को सबसे ज्यादा समस्या इस बात से आ रही थी कि क्लास का हर विद्यार्थी खुश होकर जोर जोर से इस बारे में बातें कर रहा था कि हॉग्समीड में पहुंचने के बाद वो सबसे पहले क्या करेगा। यह मत भूलो कि उस शाम को जश्न है, रॉन ने हैरी को खुश करने की कोशिश करते हुए कहा। शाम को हैलोवीन का जश्न मनेगा। हाँ, हैरी ने उदासी से कहा। हैलोवीन का जश्न हमेशा अच्छा होता था, लेकिन उसमें और ज्यादा स्वाद आता अगर वह हॉग्समीड में बाकी विद्यार्थियों के साथ एक दिन बिताने के लिए उसमें पहुंचता। हॉग्समीड न जाने का उसे इतना ज्यादा अफसोस था कि लोगों की सांत्वना के शब्दों से भी उसे राहत नहीं मिली। लिखने की कला में निपुण डीन थॉमस ने हैरी के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वह उसके अनुमति पत्र पर वर्नॉन अंकल के फर्जी साइन कर देगा, लेकिन अब ऐसा करने से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि हैरी प्रोफेसर मैगोनिकल को बता चुका था कि अनुमति पत्र पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। रॉन ने अधूरे मन से अदृश्य चोगे का सुझाव दिया, लेकिन हरमाइनी ने इसे ठुकराते हुए रॉन को डम्बलडोर की बात याद दिलाई कि दम पिशाचों पर अदृश्य चोगों का असर नहीं होता है। पर्सी ने सांत्वना के जो शब्द कहे, उनसे दरअसल बहुत कम सांत्वना मिली। विद्यार्थी हॉग्समीड जाने के लिए बहुत उतावले रहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि वह कोई खास जगह नहीं है, उसने गंभीरता से कहा। ठीक है, मिठाई की दुकान बहुत अच्छी है, लेकिन जोकों की जोक शॉप बहुत ही खतरनाक है। और हाँ, चीखती हवेली की यात्रा मजेदार होती है, लेकिन हैरी, इनके अलावा तुम्हें और किसी चीज के छूटने का अफसोस नहीं करना चाहिए। हैलोवीन की सुबह हैरी बाकी सबके साथ जागा और बेहद निराशा में नाश्ता करने गया। हालांकि वह सामान्य दिखने की पूरी कोशिश कर रहा था। हम हनी ड्यूक से तुम्हारे लिए ढेर सारी मिठाइयां लाएंगे, हरमाइनी ने कहा, जिसके मन में उसके लिए गहरी सहानुभूति थी। हाँ, ढेर सारी, रॉन बोला। रॉन और हरमाइनी अंततः हैरी की निराशा के सामने क्रुक्शंस के मुद्दे पर हुई लड़ाई को भूल गए थे। हैरी ने सामान्य लहजे में बोलने की कोशिश की। मेरी चिंता मत करो, जश्न में मिलते हैं, अच्छी तरह घूमना। वह उनके साथ प्रवेश हॉल तक गया, जहां हॉगवर्ट्स का चौकीदार फिल्च सामने वाले दरवाजे पर खड़े होकर एक लंबी सूची में से नामों की जांच कर रहा था। वह हर चेहरे को संदेह से देख रहा था और यह पक्का कर लेता था कि वही बाहर जाए जिसके पास जाने की अनुमति हो। यही रुक रहे हो पॉटर? मेल्फॉय चिल्लाया, जो क्रैब और गोयल के साथ लाइन में खड़ा था। दम पिशाचों के पास से निकल जाने में डर लग रहा है? हैरी उसे नजरअंदाज करते हुए संगमरमर की सीढ़ियों पर चढ़ गया। वह वीरान गलियारे से होता हुआ गरुड़द्वार टावर में पहुंच गया। पासवर्ड, मोटी औरत ने झपकी से जागते हुए कहा। मोटी किस्मत, हैरी ने बिना उत्साह से कहा। तस्वीर के छेद से होते हुए वो हॉल में पहुंचा। उसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे बातचीत कर रहे थे। इसके अलावा कुछ सीनियर विद्यार्थी भी थे जो इतनी बार हॉग्समीड जा चुके थे कि अब उनका मन भर चुका था। हैरी, हैरी, हाय हैरी, सेकेंड ईयर के कॉलन क्रीमी ने हैरी को देखते ही कहा। वो हैरी का बहुत बड़ा प्रशंसक था और उससे बात करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। तुम हॉग्समीड नहीं गए हैरी? क्यों नहीं गए? कॉलिन ने अपने मित्रों की तरफ उत्सुकता से देखते हुए कहा। हैरी, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ बैठ सकते हो। नहीं धन्यवाद कॉलिन, हैरी ने कहा, जो नहीं चाहता था कि बहुत सारे विद्यार्थी उसके माथे के निशान को दिलचस्पी के साथ देखें। मुझे लाइब्रेरी में जाना है और वहां पर कुछ काम करना है। इसके बाद उसके पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था कि वह वापस मुड़े और एक बार फिर से तस्वीर के छेद से बाहर जाए। जब दोबारा ही जाना था तो गए ही क्यों? मेरी नींद खामोखा खराब की, उसके जाते समय मोटी औरत ने पीछे से शिकायत करते हुए कहा। हैरी हताश होकर यूं ही लाइब्रेरी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन आधे रास्ते में ही उसने अपना इरादा बदल लिया। उसका पढ़ने का कोई मूड नहीं था। बहरहाल वो अभी पलटा ही था कि उसके सामने फिल्च आ गया, जो हॉग्समीड के आखिरी यात्रियों को भेज कर आ रहा था। फिल्च संदेह से गुर्राया। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, हैरी ने सच सच कहा। कुछ नहीं, फिल्च ने थूक उड़ाते हुए कहा। अच्छा बहाना है, अकेले चोरी चोरी घूम रहे हो। तुम अपने बाकी बदमाश दोस्तों की तरह बदबूदार छर्रे, डकार चूर्ण और सनसनाती कीड़े खरीदने के लिए हॉग्समीड क्यों नहीं गए? हैरी ने अपने कंधे उचकाए। ठीक है, फिर अपने हॉल में वापस जाओ जहां तुम्हें होना चाहिए, फिल्च ने कहा। जब तक हैरी उसकी आंखों से ओझल नहीं हुआ तब तक वो उसकी तरफ गुस्से से देखता रहा, लेकिन हैरी वापस हॉल में नहीं गया। वह यह सोचते हुए एक सीढ़ी चढ़ा कि शायद उसे उल्लू घर में जाकर हेडविग से मिल लेना चाहिए। फिर वह एक और गलियारे के पास से गुजर रहा था, तभी उसे एक कमरे के भीतर से आवाज आई। हैरी ने जब पीछे मुड़कर देखा कि उसे किसने आवाज लगाई थी तो उसे प्रोफेसर ल्यूपिन अपने ऑफिस के दरवाजे पर खड़े दिखे।
तुम क्या कर रहे हो? ल्यूपिन ने पूछा, जिनके पूछने का अंदाज फिल से बहुत अलग तरह का था। रॉन और हर्माइनी कहाँ हैं? हॉग्समीड गए हैं, हैरी ने यथासंभव सामान्य आवाज में कहा। अच्छा, ल्यूपिन ने हैरी को एक पल देखते हुए कहा। तुम अंदर क्यों नहीं आ जाते? मैंने तुम्हारी अगली क्लास के लिए हाल ही में ग्रिंडिलो मंगवाया है। वह क्या होता है? हैरी ने कहा। वह ल्यूपिन के पीछे पीछे उनके ऑफिस में गया। कोने में पानी का एक बहुत बड़ा टैंक रखा था। उसमें एक हरा प्राणी था। उसके पैर छोटे और पैने सींग थे। उसका चेहरा कांच से सटा हुआ था और वो अपनी लंबी पतली उंगलियां लहरा रहा था। जल शैतान, ल्यूपिन ने ग्रिंडेलो को विचार पूर्वक देखते हुए कहा। हमें इसके साथ ज्यादा मुश्किल नहीं आनी चाहिए। काब्बाज के बाद यह काफी आसान है। असली चीज उसकी पकड़ से छूटना है। तुमने उसकी असामान्य लंबी उंगलियां देखी? मजबूत लेकिन बहुत ही भुरभुरी। ग्रिंडेलो ने अपने हरे दांत दिखाए और फिर कोने में लगी झाड़ियों में छिप गया। एक कप चाय पियोगे? ल्यूपिन ने चारों तरफ अपनी केतली की तलाश करते हुए पूछा। मैं भी चाय बनाने के बारे में ही सोच रहा था। ठीक है, हैरी ने अजीब तरीके से कहा। ल्यूपिन ने अपनी छड़ी से केतली को ठोका और अचानक उसमें से धुआं निकलने लगा। बैठ जाओ, ल्यूपिन ने एक डब्बे का धूल से सना ढक्कन उठाते हुए कहा। मेरे पास सिर्फ टी बैग्स है, लेकिन मुझे लगता है अब तक चाय की पत्तियों से तुम्हारा मन भर गया होगा। हैरी ने उनकी तरफ देखा। ल्यूपिन की आंखें चमक रही थीं। हैरी ने पूछा, आपको ये बात कैसे मालूम? प्रोफेसर मैगोनिगल ने मुझे बताया था। ल्यूपिन ने हैरी को चाय का एक चटका हुआ मग देते हुए कहा। तुम चिंतित तो नहीं हो, है ना? नहीं, हैरी बोला। उसने एक पल के लिए सोचा कि वह ल्यूपिन को उस कुत्ते के बारे में बता दे जो उसने मैग्नोलिया क्रेसेंट में देखा था, लेकिन वह रुक गया। वह नहीं चाहता था कि ल्यूपिन उसे डरपोक माने, खासकर तब जब उन्होंने इसी वजह से उसे बहरूपिये से मुकाबला नहीं करने दिया था। हैरी के विचार उसके चेहरे पर दिख गए क्योंकि ल्यूपिन ने पूछा, कोई चीज परेशान कर रही है हैरी? नहीं, हैरी ने झूठ बोल दिया। उसने चाय की चुस्की ली और देखा कि ग्रिंडेलो उसे मुक्का दिखा रहा है। हाँ, उसने ल्यूपिन की डेस्क पर अपना चाय का कप रखते हुए अचानक कहा। आपको वो दिन याद है जब हम बहरूपिये से लड़े थे? हाँ, ल्यूपिन ने धीरे से कहा। हैरी ने पूछा, आपने मुझे उससे क्यों नहीं लड़ने दिया? ल्यूपिन ने अपनी भौहें उठाई। उन्होंने आश्चर्य से कहा, मुझे लग रहा था कि इसका कारण तुम समझ जाओगे हैरी। हैरी को यह उम्मीद थी कि ल्यूपिन इनकार करेंगे कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन वह हैरान रह गया। क्यों? उसने दोबारा पूछा। ल्यूपिन ने कहा, मैंने सोचा कि अगर बहरूपिया तुम्हारे सामने आया तो वह लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का रूप धारण कर लेगा। हैरी घूरा। न सिर्फ यह अप्रत्याशित जवाब था, बल्कि ल्यूपिन ने वोल्डेमॉर्ट का नाम भी लिया था। हैरी ने सिर्फ एक और व्यक्ति के मुंह से नाम सुना था, खुद उसे छोड़कर, और वह थे डंबलडोर। जाहिर है मैं गलत था, ल्यूपिन ने अब भी हैरी को देखते हुए कहा। लेकिन मुझे नहीं लगा कि स्टाफ रूम में लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का प्रकट होना अच्छा रहेगा। मैंने सोचा कि इससे सब लोग दहशत में आ जाएंगे। मैंने भी पहले वोल्डेमॉर्ट के बारे में ही सोचा था, हैरी ने ईमानदारी से कहा। लेकिन फिर मुझे दंपिशाच याद आ गए। अच्छा, ल्यूपिन ने सोचते हुए कहा। मैं प्रभावित हुआ हैरी। हैरी के चेहरे पर आश्चर्य का भाव देखकर वे हल्के से मुस्कुराए। इसका मतलब यह है कि तुम्हें सबसे ज्यादा डर से लगता है। बहुत ही समझदारी पूर्ण है हैरी। हैरी नहीं जानता था कि वो क्या कहे, इसलिए उसने थोड़ी और चाय पी ली। तो तुम यह सोच रहे थे कि मैं तुमको बहरूपिये से निपटने में सक्षम नहीं मानता था? ल्यूपिन बोले। जी हाँ, हैरी ने कहा। वह अचानक बहुत खुश महसूस कर रहा था। प्रोफेसर ल्यूपिन, आप जानते हैं कि दंपिशाच। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई और वो बीच में ही रुक गया। अंदर आ जाओ, ल्यूपिन ने कहा। दरवाजा खुला और स्नेप अंदर आए। उनके हाथ में एक प्याला था जिसमें से हल्का सा धुआं निकल रहा था। हैरी को देखते ही वे रुक गए और उनकी काली आंखें सिकुड़ गईं। आह सेवरस, ल्यूपिन ने मुस्कुराकर कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेहरबानी करके उसे इस डेस्क पर रख दें। स्नेप ने धुआं उड़ाते प्याले को नीचे रख दिया और कभी ल्यूपिन को तो कभी हैरी को देखने लगे। मैं हैरी को अपना ग्रिंडेलो दिखा रहा था, ल्यूपिन ने टैंक की तरफ इशारा करते हुए कहा। बहुत बढ़िया, स्नेप ने उसे देखे बिना कहा। तुम्हें यह काढ़ा तत्काल पी लेना चाहिए ल्यूपिन। हाँ हाँ, मैं पी लूंगा, ल्यूपिन ने कहा। मैंने पूरी कढ़ाई भरकर बनाया है, स्नेप ने आगे कहा। अगर तुम्हें ज्यादा की जरूरत हो, मुझे शायद कल थोड़े और काढ़े की जरूरत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सेवरस। कोई बात नहीं, स्नेप ने कहा, लेकिन उनकी आंखों में ऐसा भाव था जो हैरी को पसंद नहीं आया। स्नेप कमरे से बाहर निकल गए और बाहर जाते समय वे मुस्कुरा नहीं रहे थे, बल्कि सतर्क थे। हैरी ने प्याले को उत्सुकता से देखा। ल्यूपिन मुस्कुराए।
प्रोफेसर स्नेप ने मेहरबानी करके मेरे लिए काढ़ा बनाया है। उन्होंने कहा, मैं अच्छे काढ़े नहीं बना पाता हूँ और यह बहुत ही जटिल काढ़ा है। उन्होंने प्याले को उठाकर उसे सूंघा। बुरी बात तो यह है कि शक्कर से इसका सारा स्वाद बिगड़ जाता है। उन्होंने एक घूंट पीकर कांपते हुए कहा। क्यों? हैरी ने पूछना शुरू किया। ल्यूपिन ने उसकी तरफ देखा और उसके अधूरे सवाल का जवाब दे दिया। मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ है हैरी, वे बोले। उसमें यह काढ़ा ही मदद कर सकता है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो प्रोफेसर स्नेप यहाँ है। बहुत कम जादूगर ये काढ़ा बना सकते हैं। प्रोफेसर ल्यूपिन ने एक और घूंट पिया। हैरी की प्रबल इच्छा हुई कि वह उनके हाथ से प्याले को गिरा दे। उसने कहा, प्रोफेसर स्नेप की गुप्त कलाओं में गहरी रुचि है। अच्छा, ल्यूपिन ने काढ़े का एक और घूंट पीते हुए कहा। कुछ लोगों का तो मानना है, हैरी झिझका, लेकिन फिर बिना सोचे विचारे आगे कहने लगा। कुछ लोगों का तो मानना है कि वे गुप्त कलाओं से रक्षा के टीचर बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ल्यूपिन ने प्याले को खाली कर दिया और मुंह बनाया। बहुत बुरा है, उन्होंने कहा। अच्छा हैरी, बेहतर होगा कि अब मैं काम में जुट जाऊं। मैं तुमसे जश्न में मिलता हूँ। ठीक है, हैरी ने अपने चाय के खाली कप को नीचे रखते हुए कहा। खाली प्याले में से अब भी धुआं निकल रहा था। इन चीजों को देखो, रॉन बोला। हम जितनी उठाकर ला सकते थे उतनी ले आए हैं। हैरी के गोद में बहुत सी रंगीन मिठाइयों की बरसात हुई। शाम हो चुकी थी तथा रॉन और हरमाइनी अभी अभी हॉल में आए थे। ठंडी हवा के कारण उनके चेहरे गुलाबी हो गए थे और ऐसा लग रहा था जैसे वे जिंदगी का भरपूर मजा लेकर आ रहे हों। धन्यवाद, हैरी ने छोटी काली चटपटी गोलियों का एक पैकेट उठाते हुए कहा। हॉग्समीड कैसा है? तुम लोग कहाँ कहाँ गए? वे लोग हर जगह गए थे। दरविश एंड बेंजेस, जादूगरों के सामान वाली दुकान, जोको की जोक शॉप, 3 ब्रूम स्टिक, गर्म बटरबियर के झाग वाले मग के लिए और इसके अलावा और भी बहुत सी जगहों पर। पोस्ट ऑफिस हैरी, लगभग 200 उल्लू शेल्फ पर बैठे थे। सब अलग अलग रंगों के थे, जो इस बात पर निर्भर करता था कि आप अपना खत कितनी जल्दी पहुंचाना चाहते हैं। हनी ड्यूक्स में एक नए तरह की मिठाई आई थी। वे लोग उसके मुफ्त सैंपल बांट रहे थे। हमें लगता है कि हमने एक नरपिशाच देखा था। सचमुच 3 ब्रूम स्टिक में तरह तरह के लोग आते हैं। काश हम तुम्हारे लिए थोड़ी बटर बियर ला पाते। उसे पीते ही सचमुच गर्मी आ जाती है। तुमने क्या किया? हरमाइनी ने चिंता भरी आवाज में पूछा। क्या तुमने पढ़ाई की? नहीं, हैरी ने कहा। ल्यूपिन ने मुझे अपने ऑफिस में चाय पिलाई और फिर स्नेप अंदर आ गए। उसने उन्हें प्याले के बारे में बताया। रॉन का मुंह खुला रह गया। ल्यूपिन ने उसे पी लिया। उसने जोर से सांस ली। क्या वे पागल हो गए हैं? हरमाइनी ने अपनी घड़ी देखी। बेहतर होगा कि हम नीचे चले, जश्न 5 मिनट में शुरू होने वाला है। वे लोग तस्वीर के छेद में से जल्दी से निकले और भीड़ में शामिल हो गए। वे अब भी स्नेप के बारे में ही बातें कर रहे थे। लेकिन अगर स्नेप, हरमाइनी ने अपनी आवाज नीचे की और घबरा कर चारों तरफ देखा। अगर स्नेप ल्यूपिन को जहर देने की कोशिश कर रहे थे तो वे हैरी के सामने ऐसा नहीं करेंगे। हाँ शायद, हैरी ने कहा जब वे प्रवेश हॉल से निकलकर बड़े हॉल में जाने लगे। इसमें सजावट के लिए सैकड़ों मोमबत्तियों से भरे कद्दू थे, फड़फड़ाते जिंदा चमगादड़ों के बादल थे और लपट बिखेरती कई नारंगी पताकाएं थीं, जो पानी के सांपों की तरह तूफानी छत पर तैर रही थीं। खाना स्वादिष्ट था। हरमाइनी और रॉन को भी ये स्वादिष्ट लगा। हालांकि उन्होंने हनी ड्यूक्स की मिठाइयां पेट भरकर खाई थीं। उन्होंने खाने की हर चीज दोबारा ली। हैरी स्टाफ टेबल की तरफ देखता रहा। प्रोफेसर ल्यूपिन खुश दिख रहे थे और अच्छी हालत में थे। वे सम्मोहन के शिक्षक प्रोफेसर फ्लिटविक से प्रसन्नता पूर्वक बातें कर रहे थे। हैरी की निगाह टेबल पर आगे गई जहां स्नेप बैठे थे। क्या यह उसकी कल्पना थी या फिर स्नेप की निगाह ल्यूपिन की तरफ सचमुच बार बार जा रही थी? जश्न के अंत में हॉगवर्ट्स के भूतों ने एक मनोरंजक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। वे दीवारों तथा टेबलों से बाहर निकले और उन्होंने एक साथ ग्लाइडिंग की। गुरुद्वार के भूत लगभग सिर कटे निक ने अपने सिर कटने की घटना का बहुत ही अच्छा अभिनय किया। यह इतनी अच्छी शाम थी कि मेलफॉय भी हैरी के अच्छे मूड को नहीं बिगाड़ पाया। हॉल से बाहर निकलते समय मेलफॉय ने चिल्लाकर कहा, दम पिशाचों ने तुम्हें प्यार भेजा है पॉटर। हैरी, रॉन और हरमाइनी गुरुद्वार के बाकी विद्यार्थियों के पीछे गुरुद्वार टावर की तरफ गए। लेकिन जब वे मोटी औरत की तस्वीर के सामने खत्म होने वाले गलियारे में पहुंचे तो वहां पर भीड़ लगी हुई थी। रॉन ने उत्सुकता से पूछा, कोई अंदर क्यों नहीं जा रहा है? हैरी ने अपने सामने खड़े विद्यार्थियों के सिरों के ऊपर से देखा। तस्वीर बंद दिख रही थी। मुझे जाने दो, पर्सी की आवाज आई और वो महत्वपूर्ण दिखता हुआ भीड़ में आगे निकला। सब लोग रुक क्यों गए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सब लोग पासवर्ड भूल गए हो। माफ करना, जरा जगह देना, मैं हेड बॉय हूँ। और फिर भीड़ में खामोशी छा गई। गलियारे में एक ठंडी लहर दौड़ पड़ी। उन्हें अचानक पर्सी की तेज आवाज सुनाई दी, कोई जाकर प्रोफेसर डंबलडोर को बुलाओ, जल्दी। विद्यार्थियों ने अपना सिर घुमाया। पीछे खड़े विद्यार्थी अपने पंजों के बल उचक्कर देखने लगे। क्या हो रहा है? जिनी बोली, जो अभी अभी आई थी। अगले ही पल प्रोफेसर डंबलडोर वहां आ गए। वे तेजी से तस्वीर के पास जा रहे थे। गुरुद्वार के विद्यार्थियों ने उनके लिए जगह बनाई और हैरी, रॉन तथा हरमाइनी पास आ गए ताकि यह देख सकें कि दिक्कत क्या थी।
ओह! हरमाइनी चीखी और उसने हैरी का हाथ पकड़ लिया। मोटी औरत अपनी तस्वीर से गायब हो चुकी थी। तस्वीर को किसी ने इतनी बुरी तरह से काटा पीटा था कि कैनवास के टुकड़े फर्श पर बिखरे हुए थे। कई जगहों से तो इसके बड़े टुकड़े पूरी तरह उखड़ गए थे। डंबलडोर ने कटी फटी तस्वीर पर एक नजर डाली और फिर गंभीरता से प्रोफेसर मैगोनिकल, ल्यूपिन और स्नेप को अपनी तरफ आते देखा। डंबलडोर ने कहा, हमें उसे खोजना होगा। प्रोफेसर मैगोनिकल, आप तत्काल मिस्टर फिल से कहें कि वह महल की हर तस्वीर में मोटी औरत की तलाश करें। अगर वह मिल गई तो आप खुशकिस्मत रहेंगे। एक किलकारी भरी आवाज आई। यह आवाज पीव्स नाम की भूत की थी, जो भीड़ के ऊपर उड़ रहा था और बहुत खुश दिख रहा था। उसे विनाश या चिंता का माहौल बहुत अच्छा लगता था। तुम्हारा क्या मतलब है पीव्स? डंबलडोर ने शांतिपूर्वक पूछा और पीव्स की मुस्कुराहट थोड़ी फीकी पड़ गई। वह डंबलडोर से बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इसके बजाय उसने अपनी चिकनी चुपड़ी आवाज का इस्तेमाल किया, जो उसकी किलकारी से ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसे शर्म आ रही है सर। वो नहीं चाहती कि कोई उसे इस हालत में देखे। उसकी हालत बहुत खराब है। मैंने उसे चौथी मंजिल की तस्वीर में पेड़ों के पीछे छिपते देखा है। वह बहुत बुरी तरह रो रही थी। उसने खुशी खुशी कहा, बेचारी। उसने आगे कहा, लेकिन किसी को इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि उसे मोटी औरत पर तरस आ रहा होगा। क्या उसने बताया कि यह काम किसने किया? डंबलडोर ने शांतिपूर्वक पूछा। ओह हाँ सर, पीव्स ने इस तरह कहा जैसे उसके हाथ में एक बड़ा हथगोला हो। जब मोटी औरत ने उसे अंदर नहीं जाने दिया तो वो बहुत गुस्सा हो गया। पीव्स ने गुलाटी खाई और अपने पैरों के बीच से डंबलडोर की तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा, वह बहुत गुस्से वाला है। वह सीरियस ब्लैक है।